हेलो बच्चों, आज हम फिर से पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 2। इसमें हम पेज नंबर 12 पे पढ़ेंगे विटामिन सी। ये यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि हम पहले शरीर वर्धक भोजन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तक तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से। तो ये है विटामिन। चलो शुरू करते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। रोगों से विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो हमें विटामिन बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना था। ये नाम बिल्कुल आसान है, तो मैं डेली उनको पढ़ते हो। इसका मतलब ABCD, ABCD। इनमें से कुछ को विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D या विटामिन E और विटामिन K के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिक्स हुआ जो। तो ये एक ग्रुप हो गया। इस पूरे ग्रुप को विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है कि अल्प मात्रा में थोड़ी मात्रा में तो हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए हमारी, अब ये इन विटामिन ए का किस विटामिन की कहाँ जरूरत पड़ती है। देखो, विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए किस लिए? त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन सी जो नींबू में होता है, खट्टा जो होता है। और विटामिन डी जो है वो हमारी अस्थियों मतलब हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके लिए ये बड़ा ही आवश्यक होता है, और दांतों के लिए भी। क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो हमारे शरीर में जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जब तक उसमें विटामिन डी मिक्स नहीं हो पाता। और विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इस प्रकार हमें सूर्य के प्रकाश भी हमारे लिए जरूरी है। तो विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से और 2.9 तक दिखाया गया है। अब 2.6 देखिए, ये है हीरा। विटामिन ए के लिए क्या जरूरत है? किस किस चीज़ की जरूरत होती है? कौन कौन सा फ्रूट खाते हैं? देखो, पपीता खाते हैं, पपीता और गाजर। उसके बाद ये है आम, और इसमें ये दूध और ये मछली का तेल, ये दूध है। ये हम विटामिन ए के लिए खाते हैं। उसके बाद अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है तो हम ये वस्तुएं खा सकते हैं। उसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी के लिए हम गेहूँ, यकृत और ये चावल ये खाते हैं। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी है संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला और टमाटर। ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। देखो, ज़्यादातर इनमें सभी खट्टे हैं ये, तो ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन डी दूध, मक्खन, अंडे, मछली और ये यकृत है, किडनी। तो इसमें क्या जो होता है, इसमें विटामिन डी होते हैं, तो ये हमें खाने चाहिए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे शरीर को। अब ये पहले ये पढ़ लेते हैं। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में विटामिन डी की कमी आई है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। अभी हमने विटामिन के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं खनिज लवण। यहाँ से खनिज लवण है, ये खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को 2.10 में दर्शाया गया है। 2.10 क्या है? देखिए, ये है 2.10। ये कुछ खनिज लवणों के स्रोत जहाँ से हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो ये है दूध, अंडा। कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं, इनसे हमें कैल्शियम मिलता है। इनसे ये है लोहे, आयरन। लोहा जो, अगर लोहा पढ़ेंगे तो तुम समझोगे लोहा भी होता है हमारे शरीर में, और आयरन हमने ज़्यादातर सुना है।
और ये है, इसमें दूध, केला, चावल और ये फास्फोरस के स्रोत हैं। तो इन सब में क्या होते हैं, लवण होते हैं, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, इनमें ये लवण होते हैं। तो शरीर के उचित विकास के तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को 2.10 में दर्शाया गया, ये हम देख चुके हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक या उससे अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारिणी 2.2 के प्रेक्षणों में लिखते समय इस बात को आवश्यक देखा होगा। फिर भी किसी कच्चे, ये पहले हमने लिखा था कि एक खाद्य पदार्थ में कई सारे पोषक हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था पिछले 7वीं क्लास में पढ़ा था ये। तो फिर भी 7वीं क्लास के ये अभी, सॉरी 7वीं में नहीं, 6वीं में पहला लेसन में पढ़ा था ये। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। ये पूरा पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। उदाहरण जो दिया था, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से ज़्यादा होती है। ये इसके बाद हम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे भी होते हैं। आहारी रेशे होता है रुक्षांश, जिन्हें बोलते हैं, ये आहारी रेशे होते हैं। ये मैंने पहले बताया था, इनका वैसे कोई कार्य नहीं था, लेकिन डाइजेशन में ये बहुत ही सहायक होते हैं। आहारी रेशे और जल, इनके बारे में पढ़ेंगे अब इसमें। यहाँ से आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। देखो यहाँ से हम जो थोड़ा सा टॉपिक चेंज होता है, मैं इसको टिक लगा देती हूँ, इसे नोट कर लेना। तो आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से, पौधों से मिल जाते हैं हमें ये रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, साबुत जो वो होते हैं अनाज जो होते हैं, दाल, आलू, ताजे फल और ये सब्जियां, इनसे हमें रुक्षांश मिलते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि रुक्षांश पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन ये हमारे डाइजेशन में सहायक होते हैं। ये फिर भी ये हमारे भोजन के लिए अति आवश्यक है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन जो हम खाते हैं उसको हैवी बना देते हैं रुक्षांश। और रुक्षांश फिर हम इतनी ज़्यादा खाना नहीं खा सकते जरूरत से ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, हमारा खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। तो रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में भी हमारी सहायता करते हैं। तो ये पेज नंबर 13 पे यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब आगे अब पढ़ेंगे जल। इसमें जल देखो, अभी हमने रुक्षांश के बारे में पढ़ा था वहाँ पर, और अब हम जल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने आहारी रेशे या फिर रुक्षांश के बारे में पढ़ा था, इनके बारे में। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये क्या करता है, जल भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है जल। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः ये है जो वेस्टेज है उसको पसीने द्वारा बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय वगैरह ये पीते हैं, इनसे हमें जल प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी जल का उपयोग होता है। इस प्रकार से अन्य स्रोत भी हमें जल प्रदान करते हैं। अब ये तीसरा क्रियाकलाप 3 है। एक टमाटर और नींबू जैसा कोई फल ले, अगर उसको काटते हैं तो हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि उनमें जल होता है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छिला जाता है तो उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वो उसमें पानी सा जो होता है, तो इसका मतलब उसमें जल की मात्रा होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। कहाँ से? खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर की जो जल की आवश्यकता वो पूर्ति उसकी हो जाती है। तो इसके अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थों को पकाते समय भी हम उनमें जल डालते हैं तो वो उनसे भी हमारे शरीर की जल की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद अब हम यहीं तक पढ़ेंगे, इस वाले
लेक्चर में यहीं तक पढ़ेंगे। अब आगे हम संतुलित आहार पढ़ेंगे। अगले वाले वीडियो में हम संतुलित आहार पढ़ेंगे, जो 14 पेज नंबर 14 पर है। 13 तक हम पढ़ चुके हैं और ये पेज नंबर 14 तक है। तो इसको आप लगातार वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि लगातार आपको पुराने वीडियो से आगे का वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको अच्छी तरह समझिए। तो आपके सारे जो डाउट्स हैं या सारे प्रश्न उत्तर हैं आपको आसानी से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।